पावर रेंजर्स सामुराई, जिसमें हमें एक सामुराई का कमिटमेंट, माइंड और बॉडी का कनेक्शन और दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी ना करने का जोश दिखाया गया है। ये सीरीज तुम्हारे दिल को छू जाएगी क्योंकि इसमें तुम्हें एक्शन, इमोशंस, नए मॉन्स्टर्स, नए रेंजर्स और बेहतरीन स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। सो सभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले जापान में नाइलॉक नाम के मॉन्स्टर्स पृथ्वी पर हमला कर रहे थे। तब समुराई वॉरियर्स ने उन्हें अपने सिंबल पावर से हराकर पाताल लोक में कैद कर दिया था, पर अब वो वापस आने लगे हैं, जिसके कारण अब नए समुराई वॉरियर्स को उनको ख़त्म करने का काम मिलता है। इसके बाद हम इन नाइलॉक को देखते हैं जो कि एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। वहाँ अपना रेड रेंजर जेडन आता है जो इन सब की छुट्टी कर देता है। उसके बाद उसका मास्टर, जिसका नाम जी होता है, वो बताता है कि अब टाइम आ चुका है, चुने हुए पावर रेंजर्स को भी बुला लिया जाए क्योंकि अब इन नाइलॉक का खतरा बढ़ते जा रहा था। इसलिए जो भी सरकारी नौकरी, ठेकेदारी, मजदूरी, 9 to 5 जॉब कर रहे थे, वो सभी को छोड़कर अब दुनिया की रक्षा करने के लिए जेडन के पास आ जाते हैं क्योंकि अब उन्हें दुनिया को नाइलॉक से बचाना पड़ेगा। अब इनका मेन विलन कौन है और रेंजर्स इनको कैसे हराएंगे, यह खुद ही हार मान जाएगा, वो सब तो हम आगे जानेंगे। ये सभी इकट्ठा होकर जेडन से मिलते हैं। उसके बाद मास्टर उन सभी को उनके सामुराइज देता है जिनकी मदद से वो पावर रेंजर्स सामुराई में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। और मैं तुम्हें बता दूं कि इन लोगों को सामुराई रेंजर्स की पावर्स विरासत में मिली है, मतलब इनसे पहले इनके पापा या चाचा पावर रेंजर्स रह चुके हैं, वही पावर्स इनमें ट्रांसफर हुई है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इस शो का मेन विलन मास्टर जनरेट को और उसके कुछ मेन जनरल्स को। और हमें पता चलता है कि ये जो जनरेट है वो पावर रेंजर्स की 5 जनरेशन से लड़ते लड़ते हार गया था, लेकिन लड़ाई के दौरान पावर रेंजर्स की जो 5 जनरेशन थी वो भी खत्म हो गई थी, मगर ये एक बार फिर से अब दुनिया पे राज करने के लिए आ गया है। और आते ही वो अपने एक नाइलॉक को धरती पर तबाही मचाने के लिए भेज देता है और अपने रेंजर्स उससे लड़ने जाते, लेकिन वो बहुत सारे नाइलॉक अपने रेंजर्स पे भारी पड़ रहे थे, मगर अपने रेंजर्स अपने सामुराई सेवर्स और बेहतरीन टीम वर्क की मदद से जीत जाते हैं। और हर एक नाइलॉक की बुरी आदत होती है जिसमें वो एक बार मरने के बाद में वो साला अपना बड़ा करके वापस आ जाता था, पूरा बॉडी का साइज। इसलिए हम अपने रेंजर्स के फोल्डिंग जॉर्स को भी देखते हैं जिसकी मदद से वो उस नाइलॉक को भी हरा देते हैं। अगले एपिसोड में जनरेट बताता है कि वो अर्थ में जितने ज्यादा तबाही मचाएगा और लोग डरेंगे, उतने ही ज्यादा ये नदी, जिसका नाम संजू नदी होता है, उसका पानी बढ़ता जाएगा और जब ये ओवरफ्लो होने लगेगा तो मास्टर जनरल अपने शिप के साथ अर्थ की सरफेस पे जा पाएगा। ये अभी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि नाइलॉक को जिंदा रहने के लिए संजू नदी के पानी चाहिए होता है जो कि अर्थ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये बार बार पाताल लोक में वापस आते रहते हैं। सिर्फ ये नहीं, सभी नाइलॉकों का भी वही हाल रहता है। उसके बाद वो अपने एक नाइलॉक को धरती पर भेजता है और अपने रेंजर्स उससे लड़ाई करने के लिए आ जाता है और रेड रेंजर भी वहाँ पे पहुंच जाता है और सबको हराकर रेंजर्स को भी वो बचा लेता है। उसके बाद वो नाइलॉक मेगा अवतार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद हमें फाइनली पावर रेंजर्स सामुराई का मेगाजॉर्ड देखने को मिलता है जो कि काफी कूल लग रहा था। तुमको नहीं लगा क्या? मेरे को कमेंट में जरूर बताना। इस मेगाजॉर्ड की मदद से अपने रेंजर्स इस नाइलॉक को भी हरा देते हैं। आगे हम देखते हैं अपना ग्रीन रेंजर माइक ट्रेनिंग में सबसे थोड़ा कमजोर होता है, तभी रोफर नाम का एक नाइलॉक वहाँ पे आता है और अपने रेंजर्स उससे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन माइक वहाँ पे ज्यादा होशियार बनता है जिसकी वजह से वो नाइलॉक वहाँ से निकल जाता है और अपना केविन माइक को बहुत कुछ सुना देता है और माइक टीम को छोड़कर वापस चले जाता है। लेकिन कुछ देर बाद माइक को रियलाइज होता है कि हाँ शायद वही थोड़ा गलत है यार, और थोड़ी देर बाद वहाँ पे मास्टर जी भी आते हैं जो कि उसे समझाने का ट्राई करते हैं। इधर रोफर एक बार फिर से तबाही मचाने के लिए आता है और अपना माइक वहाँ पे फुल जोश में आता है और उस साले की ऐसी की तैसी कर देता है और फिर अपने रेंजर्स अपने मेगाजॉर्ड का इस्तेमाल करके मेगा नाइलॉक को भी हरा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ऑक्टोरू एक डबल टन नाम के मॉन्स्टर को भेजता है जो कि लोगों के सपना खा रहा था और उन्हें दुखी करता रहता है। अब काफी सारे लोग एक साथ दुखी होने लगे थे जिसकी वजह से संजू नदी का पानी अब बढ़ता जा रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियान नाम के एक बच्चे के कान में कुछ तो ये मॉन्स्टर खुसर फुसर कर रहा होता है और तभी वहाँ पे अपने रेंजर्स आते हैं जो कि रियान को तो वहाँ से भगा देते हैं और डबल टन की हालत बिगाड़ देते हैं। उसके बाद केविन और मिया रियान से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो साला कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन केविन और मिया तो रियान के घर में धरना देके बैठ जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि रियान अपना बेसबॉल का सामान डस्टबिन में फेंक देता है और उन्हें पता चलता है कि डबल टन ने इससे इसकी सबसे प्यारी चीज को छीन लिया है, जिससे ये बंदा दुखी है और इसी गुस्से में वो दोनों भी अपना आपा खो देते हैं और एंड में उसे हरा भी देते हैं। और उसके बाद छोटू रियान को अपने बेसबॉल का सामान वापस मिल जाता है और सभी की खुशियां वापस आ जाती है। मेरी खुशी कब आएगी यार। आगे हम देखते हैं कि रेंजर्स छुट्टी लेकर किसी तो एक मेले में मस्त मौज मार रहे होते हैं, लेकिन जेडन उनके साथ नहीं होता। असल में जेडन एक बीटल डिस्क की पावर को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद मेले में ट्रेडर नाम का एक जंगली आता है जो कि पूरे मेले की ऐसी की तैसी करने लगता है। अपने रेंजर्स उससे लड़ते हैं लेकिन उस जंगली पर किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा था और फिर फाइनली वहाँ पे जेडन आता है और वो भी उसको कुछ खासा उखाड़ नहीं पाता। लेकिन इन सभी मॉन्स्टर की एक कमजोरी होती है, जैसा कि मैंने बताया था सभी नाइलॉक शार्पिश संजू नदी से निकले हुए हैं और अगर ये लोग ज़्यादा देर तक संजू नदी से बाहर रहते तो ये साले सूखने शुरू हो जाते हैं
जिसकी वजह से टेड संजू नदी में डुबकी मारने के लिए वापस चला जाता है और वो तो नाइलॉक एंड टाइम पे चला जाता है, वरना अपने रेंजर्स की तो हालत ही बिगड़ गई थी। दूसरी तरफ हम देखते कि अपना जेडन दिन रात एक करके बीटल डिस्क की पावर को मास्टर कर ही लेता है, जिसके बाद अपने रेंजर्स इस मॉन्स्टर से मतलब इस नाइलॉक से एक बार फिर से लफड़ा करने के लिए पहुंच जाते हैं और इस बार वो उस साले की मदर सिस्टर एक कर देते हैं। और पावर रेंजर्स की परंपरा के हिसाब से विलन मरने के बाद बड़ा हो जाता है तो वैसा ही होता है और जेडन की नई पावर्स की मदद से हमें एक नया बीटल ब्लास्ट मेगाजॉर्ड भी देखने को मिलता है और ये मॉन्स्टर इसके सामने फट जाता है। आगे हमें देखने को मिलता है एक निगाटॉन नाम का नाइलॉक जो कि लोगों की बुराई करके उनका गेम बजाता है। ये तो मेरे पड़ोस वाले आंटी तरह क्यों लग रहा है यार। अपने रेंजर्स वहाँ पे उससे लफड़ा करने के लिए पहुंच जाते हैं और वो निगाटॉन अपने रेंजर्स की हालत बिगाड़ देता है, लेकिन अपनी बहादुर लड़की एमिली को इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार फिर से नेक्ट्रॉन भी सूखने लग जाता है तो वो नहाने के लिए वापस चला जाता है और निगाटॉन के जाने के बाद रेंजर्स एक प्लान बनाते हैं कि वो साला कुछ भी कहे हम उसकी बातों को इग्नोर कर देंगे। इसके बाद अपना निगाटॉन एकदम गीला होकर वापस आता है और फिर वो अपने रेंजर्स से रोला मचाना शुरू करता है, लेकिन इस बार एमिली उसकी हालत बिगाड़ देती है। उसके बाद हमें यहाँ यामिमोर नाम का एक सुअर नाइलॉक देखने को मिलता है जो कि हर जगह बदबू फैलाता रहता है, जिससे ऑफकोर्स आम जनता परेशान हो रही थी और उससे संजू नदी का पानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा था। अपने 4 रेंजर्स तो उसे निपटाने के लिए जाते हैं, लेकिन अपना केविन एक स्वॉर्ड फिश को पकड़ने के साइड मिशन पे जाता है। यामिमोर अपनी बदबू से सारे रेंजर्स की बैंड बजा देता है और उन्हें घायल करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी भी केविन स्वॉर्ड फिश को पकड़ने में लगा हुआ था। एक मछली नहीं पकड़ी जा रही यार इससे। और लेकिन थोड़ी देर बाद नाइलॉक फिर से नहा के वापस आता है और अर्थ पर अटैक करता है और अपने रेंजर से वो फिर से इससे लड़ने जाते हैं, लेकिन इस बार वहाँ एंड मोमेंट पे केविन आ जाता है जो कि अब स्वॉर्ड फिश को पकड़ चुका था और स्वॉर्ड फिश को पकड़ने से उसे एक नई डिस्क की पावर मिलती है जो कि होता है स्वॉर्ड फिश डिस्क। वाह क्या नाम। इसके बाद ये मेगा नाइलॉक बन जाता है तो रेंजर्स भी अपना मेगाजॉर्ड निकालता है और साथ ही इनको स्वॉर्ड फिश की पावर भी मिलती है, जिससे हमें एक नया मेगाजॉर्ड देखने को मिलता है और इस नए मेगाजॉर्ड के सामने इस नाइलॉक का भी गेम बच जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मेन विलन कब आएगा, तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा भाई, तभी पता चलेगा, बीच में भाग मत जाना, ठीक है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि मिया और जेडन की शादी होने वाली है। ये क्या बात करता है यार। अरे नहीं भाई, यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिया कोई शादी वादी नहीं कर रही, ये सब तो रेंजर्स का प्लान था क्योंकि मार्केट में एक दुल्हन चोर मॉन्स्टर घूम रहा है, मतलब एक नाइलॉक घूम रहा है जो कि लोगों की दुल्हनों को चोरी कर रहा है। ये क्या ऐसा चोर है यार। और ये लोगों की दुल्हनों को चोरी करके संजू नदी का पानी बढ़ा रहा होता है। अपने रेंजर्स उसका प्लान चौपट करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन डायू एक दूसरा मॉन्स्टर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अपने रेंजर्स उस दूसरे मॉन्स्टर की तो हालत बिगाड़ देते हैं, लेकिन वो डायू को नहीं पकड़ पाते और ऐसा करके वो लोगों की दुल्हनें तो वापस ला ही लेते हैं, पर मेरी वाली कब आएगी यार। उसके बाद अपने रेंजर्स के सामने एक मेडिमोड नाम का मॉन्स्टर आता है जिसके पास टाइगर जॉट का कंट्रोल होता है। मेडिमोड ब्लू रेंजर को अपने कब्जे में कर लेता है, जिसके बाद केविन और जेडन में लफड़ा मचता है और उसके बाद हमें एक नया कैरेक्टर डेकर से मिलवाया जाता है जो कि आधा इंसान और आधा नाइलॉक होता है। और यहाँ ऐसा कैसा बना, इसकी बैक स्टोरी क्या है वो तो हमें आगे देखने को मिलेगी। आगे अपने जेडन और केविन मस्त तलवारबाजी कर रहे होते हैं और दोनों लगभग बराबरी के फाइटर होते हैं क्योंकि दोनों ही अपनी ट्रेनिंग के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस होते हैं यार, वो भी हर एक टाइम। अब लास्ट में जेडन फाइनली केविन को मेडिमोड के चंगुल से छुड़वाता है और फिर अपने सारे रेंजर्स मिलकर उस की हालत बिगाड़ देते और साथ ही साथ उस टाइगर जॉट को भी वापस ले लेते हैं। हाँ भाई, पुरानी जंग में ये जॉट खो गया था जो कि पुराने रेंजर्स का ही था, इस नाइलॉक का नहीं। अब अपने रेंजर्स के पास में टोटल में 3 डिस्क आ गई थी, बीटल डिस्क, स्वॉर्डफिश डिस्क और टाइगर डिस्क। और अपने मास्टर जी इन तीनों डिस्क को जेडन, केविन और मिया को दे देते हैं और ये सब देख के अपने माइक साहब की तो जल जाती है, जिसके बाद वो अपनी औकात से ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाता है और इसी दौरान डेस्पेरिनो नाम का एक नाइलॉक शहर पे हमला कर देता है और अपने 4 रेंजर्स तो उससे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उधर हम देखते हैं कि अपना माइक अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है और इसकी प्रैक्टिस रंग लाती है क्योंकि ये फॉरेस्ट डिस्क की पावर को अचीव कर लेता है। उसके बाद क्या, माइक का पावर अप हुआ और इसने अपनी काबिलियत दिखाई। उसके बाद वो नाइलॉक साला बड़ा हुआ और फिर रेंजर्स समुदाय बैटल विंग फॉर्म ये देख लेना यार तुम लोग। मेरे को ना मेगाजॉर्ड कूल लगते हैं, लेकिन हर बार यार मैं बोर हो जाता हूँ। आगे हम देखते हैं कि रोप्टिस नाम का एक मॉन्स्टर आता है जिसे सिर्फ जेडन से ही भरना था, क्योंकि पिछली बार जब जेनरेड ने अर्थ पर हमला किया था तब पुराने पावर रेंजर्स में से रेड रेंजर जो कि जेडन का पिताजी था, जेनरेड को उसी ने पाताल लोक में सील किया था और इसलिए इस बार जेनरेड सबसे पहले रेड रेंजर का गेम बजाना चाहता था, क्योंकि जो सीलिंग सिंबल था वो सिर्फ जेडन के शिवा परिवार के लोग ही जानते थे और जेनरेड को डर था कि वो कभी दोबारा सील ना हो जाए, इसलिए उसने अपने नाइलॉक को स्पेशली रेड रेंजर का शिकार करने ही भेजा था। अपने बाकी रेंजर्स रेड रेंजर को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी हालत बिगड़ जाती है। जेडन को ये सब देख के लगता है कि वो एक अच्छा लीडर नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी टीम पिट रही है और इसलिए वो टीम को छोड़ देता है। और जब एक बार फिर से रोप्टिस हमला करता है तब वो अकेली उससे भिड़ने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे बाकी रेंजर्स भी आ जाते हैं और वो लोग जेडन को समझाते हैं कि तुम एक अच्छे लीडर हो और हम सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग भी हो। इसके बाद क्या, ये सब सुनकर हमारा जेडन जोश में आ जाता है और ये सभी मिलकर 5 डिस्क कैनन का इस्तेमाल करके नाइलॉक की हालत पतली कर देता है। उसके बाद वो नाइलॉक मेगाजॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने रेंजर्स अपने बैटलाइजर और मेगाजॉर्ड को कंबाइन करते हैं और इससे बनता है बैटल विंग मेगाजॉर्ड और इसकी मदद से वो रोप्टिस का गेम बजा देते हैं। आगे हमें टप्स नाम का एक मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो कि जेडन को दिन रात स्टॉक करता रहता है, क्योंकि उसे जेडन का स्पेल चाहिए था, लेकिन अपना जेडन 24 घंटे चौकन्ना रहने वाला आदमी है और उसे टप्स की चाल भी पता चल जाती है, जिसके बाद रेंजर्स और टप्स में रोला मचता है, मगर रेंजर्स तो उसके सामने हार जाते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है एक नए रेंजर गोल्ड रेंजर की,
जो कि आते ही साला कुछ ज़्यादा ही ऑरा फॉर्मिंग करना शुरू कर देता है। और ये उसके लायक भी था क्योंकि इसकी जैसी पावर अब तक किसी में भी नहीं थी। हमें पता चलता है कि गोल्डन रेंजर असल में जेडन के बचपन का दोस्त एंटोनियो है, जो कि बचपन में जेडन से बिछड़ गया था और जाते जाते जेडन ने उसे ऑक्टोजॉट गिफ्ट में दिया था। उसके बाद क्या सब लोग मिलकर नाइलॉक का गेम बजा देते हैं। आगे हम देखते हैं एंटोनियो समुराई टीम में शामिल होने की बात करता है, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू साला असली समुराई नहीं है, और वो मास्टर साला उसका मॉर्फर भी रख लेता है। जिसके बाद वो फ्लक्स का दोस्त स्टील शहर पे हमला करता है और अपने रेंजर्स उससे लड़ने के लिए भिड़ जाते हैं, लेकिन वो अपने रेंजर्स की हालत बिगाड़ देता है। उसके बाद सभी रेंजर मास्टर जी से बोलते हैं कि एंटोनियो को भी टीम में रख ही लेना चाहिए, नहीं तो भाई वो ऐसे ही कुत्तों की तरह पिटते रहेंगे। और कुत्तों की तरह पिटने के बाद जेडन भी मास्टर को कन्विंस करता है और एंड में मास्टर जी भी मान जाते हैं और अपना एंटोनियो और जेडन साथ में मिलकर नाइलॉक का गेम बजाते हैं। और उसके बाद जब स्टील बड़ा कर लेता है अपना साइज, तब अपना गोल्ड रेंजर भी अपने ऑक्टोजॉट को बाकी रेंजर्स के मेगाजॉट से कंबाइन करता है और ऐसे ऑक्टोस्पियर मेगाजॉट बनता है और स्टील साले का गेम बच जाता है। और जब सब कुछ सही लग रहा था, गोल्ड रेंजर भी अपनी टीम में आ गया था, तब ये साला केविन पता नहीं क्यों इसे कुछ तो कीड़ा काटता है और वो बोलता है कि एंटोनियो कभी भी एक सच्चा समुराई नहीं बन सकता। और अपना लड़का एंटोनियो फिर से खुद को साबित करने के लिए केविन का पीछा करता है और वो दोनों एक ऐसी जगह पे पहुंचते जहाँ पे ऑक्टोरूस सेंसबेरी नाम के एक नाइलॉक के साथ मिलके संजू नदी का पानी धरती में ला रहा था। अब तुम लोग मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना यार, मुझे पता मैं कहानी के बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन फॉलो कर लो, थोड़ा फॉलोअर्स की भूख है, समझ रहे हो ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ना वीडियो को लाइक और हाइप दोनों कर देना, क्योंकि तुम लोग की सपोर्ट तो चाहिए ना भाई, तभी तो आगे बढ़ूंगा मैं भी। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। वो दोनों मिलके लोगों की पसंदीदा चीजें को चुरा कर उन्हें कूट काट कर फेंकने का प्लान कर रहे थे, जिससे कि लोग अपना आरआर तो शुरू कर देंगे और संजू नदी का पानी बढ़ता रहेगा। तभी अपना एंटोनियो और केविन उन दोनों पे हमला कर देते, लेकिन ऑक्टोरू उन दोनों पे कुछ तो गीला और चिपचिपा सा चीज लगा देता है और ये असल में स्लाइम होता है। ओके, जिससे कि अपने रेंजर्स के हाथ फिसल रहे थे, जिससे वो अपना हथियार भी नहीं पकड़ पा रहे थे और इसी वजह से अपने रेंजर्स को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद इनका कमबैक होता है और सबसे पहले तो एंटबेरी के हथियार कुएं के अंदर ही फेंक देते हैं और दोनों भाई मिलकर उस नाइलॉक का गेम बजा देते हैं और इससे दोनों का भाईचारा भी ऑन टॉप हो जाता है। आगे हमें डेकर की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। हाँ भाई, वो आधा इंसान और आधा नाइलॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। पहले के जमाने में डेकर एक बहुत ही हार्डेस्ट वॉरियर होता था, जिसकी एक डायू नाम की बीवी भी होती है। वेट डायू, ये मास्टर जनरेट की जनरल, ये दोनों ऐसा कैसे यार? ये चलो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ये दोनों अपना मस्त जीवन काट रहे होते हैं और एक दिन डायू डेकर को एक तलवार गिफ्ट करती है और वो अपनी सेनोरिटा को एक गिटार गिफ्ट करता है। लेकिन दोनों की मौज मस्ती के दिनों में किसी की तो नजर लग जाती है और एक दिन डेकर मरने की कगार पे होता है और इसके घर में भी आग लग चुकी थी। तभी वहाँ पे एक राक्षस आके डायू को बोलता है कि वो डेकर को बचा सकता है, लेकिन वो ऐसा तभी करेगा जब डायू अपनी आत्मा राक्षस को बेचेगी। डायू अपने पति को बचाने के लिए अपनी आत्मा राक्षस को बेच देती है, जिसके बाद वो डेकर को तो ठीक करता है, लेकिन वो आधा इंसान और आधा नाइलॉक बन के रह जाता है और डायू हमेशा के लिए एक नाइलॉक बन के रह जाती है। लेकिन ये मास्टर जनरेट की शिप पर कैसे पहुंची, ये हम सुपर समुराई की सीरीज में जानेंगे। और वो वीडियो अगर तुम्हें जल्दी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे सुपर समुराई कमेंट कर देना, 2 दिन में वो वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। अब डेकर की जिंदगी का भी कोई मकसद नहीं था, इसलिए वो खुद से लड़ने के लिए एक योद्धा को ढूंढ रहा होता है और वो ऐसा करने के लिए जेडन को चूज करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेडन और उसकी टीम टेंगन गेट पर जाती है। ये एक प्राचीन जगह होती है जहाँ रेंजर्स और नाइलॉक का पहली बार मुकाबला हुआ था और नाइलॉक हार गए थे। यहाँ रेंजर्स एक ब्लैक बॉक्स को लेते हैं और हमें पता चलता है कि जेडन का एक राज भी है जो कि इसने अभी तक अपनी टीम से छुपा के रखा हुआ है। यहाँ ये नाइलॉक हमला कर देता है और रेंजर्स को लगभग हरा ही देता है। तभी वहाँ पे डेकर आता है जो कि जेडन के घायल होने के कारण उसको उठा के ले जाता है और इस मास्टर ने जेनरल से गद्दारी की थी, इसलिए इसे ये उठा के ले जाता है और उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ डेकर जेडन का इलाज करके उसे ठीक कर देता है। कौन है ये लोग? फिर दोनों के बीच में तगड़ा लफड़ा होता है। डेकर इसे ठीक ही इसलिए कर रहा था ताकि वो इससे लड़ के अपने अंदर का कीड़ा शांत कर सके। अब अपने बाकी रेंजर्स भी दूसरे नाइलॉक से लड़ रहे होते हैं और इधर जेडन डेकर से लड़ रहा होता है और एंटोनियो इस ब्लैक बॉक्स को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी, पर ये साला हर बार फेल हो जाता है। इधर एक इंटेंस क्लासिक सोर्ट्समैन बैटल के बाद में जेडन डेकर से जीत जाता है और डेकर और उसकी तलवार दोनों का ही गेम बच जाता है। और दूसरी तरफ जनरेट डायू का हारमोनियम तोड़कर उसे अपने शिप से बाहर निकाल देता है। अब ये सीरीज एक इंटरेस्टिंग क्रॉसओवर मूवी के साथ में खत्म होती है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते प्रोफेसर कॉक और इसके बीच में लफड़ा हो रहा होता है। प्रोफेसर कॉक पावर रेंजर्स आरपीएम का साइड विलन है। भाई तुम्हें याद तो है ना, पिछली वीडियो जरूर देखना, आरपीएम वाली याद आ जाएगी। ओके, और जो इससे लड़ रहा होता है वो होता है हमारा स्कॉट, आरपीएम का रेड रेंजर। प्रोफेसर कॉक चीटिंग से स्कॉट की हालत बिगाड़ देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर कॉक अपने वर्ल्ड से पावर रेंजर्स समुराई के वर्ल्ड में आ गए। अब यहाँ डायमेंशन थ्योरी आ जाएगी। भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये समझ लो पावर रेंजर्स आरपीएम दूसरी डायमेंशन में हुआ है, क्योंकि उसमें तो पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी, वेंजिक्स ने तबाह कर दिया था। और समुराई का जो सीजन है ना, ये मेन डायमेंशन में है, जिसमें तुम मैं अभी हम सभी के सभी जी रहे हैं। ओके,
अपने समुराई रेंजर्स इधर एक शार्क जोजो नाम के नए लोग से लड़ रहे होते हैं और ये सब चीजें प्रोफेसर को देख रहा होता है। शार्क जो कि बहुत देर तक रेंजर्स की मारने के बाद सूख जाता है तो वो नहाने के लिए दोबारा से अंडरवर्ल्ड में चला जाता है और मास्टर कॉक भी अंडरवर्ल्ड में एंट्री मारता है और मास्टर जनरल से कोलैब करता है। कॉक कहता है कि उसके डैमेज की ह्यूमन की ऐसी की तैसी करने के लिए उसे संजू नदी का पानी चाहिए, जिसके बदले वो रेंजर्स को उलझा के रखेगा और जनरल दूसरी तरफ से नाइलॉक की सेना के साथ अटैक करेगा और दोनों मिलकर रेंजर्स के गेम बजा देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कॉक के ग्राइंडर्स समुराई रेंजर्स के वर्ल्ड में लफड़ा कर रहे हैं, लेकिन समुराई रेंजर्स थोड़े आदम जमाने के होते हैं और उनके हथियार भी, तो उनकी तलवार ग्राइंडर्स का कुछ खासा उखाड़ नहीं पा रही थी। उसके बाद अपना स्कॉट वहाँ पे एंट्री मारता है और अपने नाइट्रो ब्लास्टर से वो सारे रेंजर्स की छुट्टी कर देता है। अपने रेंजर्स उससे देख के हैरान होते हैं क्योंकि समुराई पंथी के अलावा उन्होंने कभी किसी भी रेंजर्स के बारे में सुना ही नहीं था। लेकिन अपना स्कॉट डीम ऑफ नहीं हो पाता क्योंकि वो डायमेंशन पोर्टल से यहाँ आया और डीम ऑफ होने पर शायद वो दोबारा मॉर्फी ना हो पाए। और इतना इन्फॉर्मेशन बताते बताते एम्पली और मिया उससे चिपक जाती है और वो सब मिलकर स्कॉट को शिबा के हाउस में ले आते हैं। शिबा हाउस में स्कॉट बता रहे कि प्रोफेसर को इस डायमेंशन में इनके ह्यूमन के साथ कुछ तो तबाही मचाने की प्लानिंग कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर को जनरेट के एक नाइलॉक के साथ में एंटोनियो पे हमला कर देता है, लेकिन स्कॉट वहाँ पे एंड मोमेंट पे आ जाता है। कॉक और स्कॉट के बीच में एक बार फिर से लफड़ा मचता है और एंड मोमेंट पे हमारे समुराई रेंजर्स भी वहाँ पे आते हैं और वो उसका कुछ खासा उखाड़ नहीं पाते। कॉक जेडन को उसकी डायमेंशन में भेजने ही वाला होता है, लेकिन एंड मोमेंट पे बाकी समुराई रेंजर्स आके जेडन को बचा लेते हैं, लेकिन वो साले खुद ही कॉक के डायमेंशन में ट्रैप हो जाते हैं। पर अपने दोनों ही रेड रेंजर्स को हाइप्रो बोल्ट लग जाता है, जिससे दोनों के दिमाग पानी में चले जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को सुपीरियर साबित करने के लिए आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों शिबा हाउस जाते हैं, जहाँ पे मास्टर जी उन्हें बताते हैं कि बहुत बड़ा नाइलॉक अटैक होने वाला है, क्योंकि नाइलॉक की बहुत ही बड़ी आर्मी वहाँ पे अटैक करने वाली होती है और अपने दोनों ही रेड रेंजर्स को वहाँ से निकलना पड़ा ताकि वो रोला मचा सके। पर हाइप्रो बोल्ट की वजह से वो दोनों रेंजर्स बार बार आपस में भिड़ जाते हैं और प्रोफेसर कॉक को लगता है कि उसका प्लान तो मस्त कामयाब हो रहा है, पर एंड मोमेंट पे अपने रेंजर्स प्रोफेसर कॉक का ही काट देते हैं, ठीक वैसे जैसे उसने तेरा काटा था। वो बताते हैं कि हमारे मास्टर जी कोई आंडू पांडू आदमी नहीं, उन्हें पहले ही पता था कि हमारे रेंजर्स हाइप्रो बोल्ट से पजेस है, इसलिए मास्टर जी ने दोनों के ऊपर से जादू टोना उतार दिया था। उसके बाद वो दोनों ही रेंजर्स प्रोफेसर कॉक की मदर सिस्टर एक कर देते हैं और बाकी रेंजर्स भी वापस आ जाते हैं और वो बताते हैं कि आरपीएम के बाकी रेंजर्स ने उनको यहाँ वापस आने में मदद की है। उसके बाद रेंजर्स और नाइलॉक के बीच में बहुत ही तगड़ा लफड़ा होता है। नाइलॉक की एक बहुत ही बड़ी आर्मी को जनरल गट लीड कर रहा होता है और अपना जेडन जाके उससे ही भिड़ जाता है और एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल होती है, जिसमें समुराई पावर रेंजर्स और अपना एक लौटा आरपीएम रेंजर मिलकर सभी की ऐसी की तैसी कर देते हैं। पर इन सब के बीच मास्टर कॉक संजू नदी का पानी अपने डायमेंशन में भेज चुका था, जिससे क्या हुआ हमें घंटा का भी पता नहीं चला और ये राज भी उसी के साथ चला गया। अब सबको हराने के बाद में हमारा स्कॉट इस ट्रेन में बैठ के अपने डायमेंशन में वापस चला जाता है और ये सीरीज यहीं पे एंड होती है। बट मास्टर जनरल तो जिंदा है भाई, मतलब सीरीज का तो एंड नहीं हुआ। ओके, इसके बाद जस्ट इसके बाद हमें मिलेगी सुपर समुराई की सीरीज, जिसमें रेंजर्स को मिलेगा नए सुपर मोड्स, एक नया मास्टरमाइंड विलन आएगा और अपना डेकर जिंदा होकर वापस लौट आएगा। इन सबको हम देखेंगे सुपर समुराई की सीरीज में और वो वीडियो तुम्हें कितनी जल्दी चाहिए कमेंट में बताना। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ही जल्दी मैं वो वीडियो लाऊंगा।